हेलो हेलो माइक चेक चेक चेक। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी के, कैसे हैं सभी? हाँ भाई, तो शाम के 4 बज चुके हैं और हम एक बार शुरू करते हैं फिजिक्स की क्लास। हम अर्धचालक पढ़ रहे थे। अर्धचालक में आज हम एक मजेदार सी बात पढ़ेंगे। आज हम इसमें देखेंगे कि हम प्रतिरोध संधारित्र का क्या यूज कर सकते हैं अर्धचालक में, और अर्धचालक का यूज करके हम जो एसी करंट पढ़ रहे थे उसको हम डीसी में कैसे बदल सकते हैं, या अगर हमारे पास एक अर्धचालक है या हमारे पास जो पीएन संधि उससे हम एक तरीके से एलईडी, आपने नाम जरूर सुना होगा, वो कैसे बनता है, या सोलर पैनल में ये चीजें कैसे काम करती है, या इसके अलावा एसी से डीसी में कैसे बदल सकते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। तो उसमें संधारित्र का यूज भी आज हम सीखने वाले हैं। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में लिखे हुए आपके नीट के कि डायोड उसमें रेजिस्टेंस और संधारित्र का क्या रोल है। चलिए तो करें क्लास की शुरुआत। क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ, इवनिंग हो गया वैसे तो 4:02 हो चुके, तो वेरी गुड इवनिंग। आज मेरा बर्थडे है, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलिए, अच्छा सबसे पहली बात तो क्लास शुरू करूं उससे पहले बता दूं भैया कि क्या आप में से अभी भी कोई है जिसने नया वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना? नया वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। है ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कंपलसरी है सबके लिए वो ज्वाइन करना, ज्वाइन करना ही करना है। बहुत सर्दी है, हाँ भैया बहुत ज्यादा सर्दी है। अब पिछले 2 दिनों से तो बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है ना, कश्मीर में बहुत बर्फ गिर रही है, तो बहुत ज्यादा सर्दी है अब। अच्छा, साथ ही साथ आज से हम रिवीजन भी शुरू कर रहे हैं, है ना। तो रिवीजन में मैं आपको रोज टेलीग्राम पे भी टारगेट दे दिया करूंगा और क्लास के अंदर भी, क्योंकि देखो ये जो सेमीकंडक्टर था ये 99% चांसेस है कि हमारी आज आखिरी क्लास, सेकंड लास्ट क्लास है हमारी, है ना। कल हमारी आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, तो कल की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और इसके बाद में बेटा फैन पेज वाला चैनल नहीं, नया जो टेलीग्राम चैनल है उसकी बात कर रहा हूं। अबे यार खराब हो गया रिमोट, ठंड लग गई रिमोट को, चल ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा टेलीग्राम पे एसपी सर फिजिक्स लिख सकते हैं, या क्लास के बाद में ये जो पीडीएफ होगी इस पीडीएफ के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वही चीज टेलीग्राम पे लिखेंगे तो आ जाएगी। या साथ ही साथ आप को एक क्यूआर स्कैन भी दे दिया जाएगा, तो आप उसको स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। हाँ भाई, तो अब रिवीजन की बात बता देता हूं। रिवीजन में हम शुरू करेंगे क्लास 11 के पहले चैप्टर से रिवीजन, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है उनका क्लास 12th भी होगा, तो आप लोग अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग जैसे बोलोगे वैसा कर देंगे। क्लास 12 से शुरू करना है, क्लास 11 से शुरू करना है ना। तो एक बार पहले बता दो, एक बार आज मैं टेलीग्राम पर भी पूछ लूंगा कि किससे रिवीजन शुरू करना है, क्लास 11 से या क्लास 12 से, तो उसके हिसाब से 12th से शुरू करा। अच्छा, और कोई 11 से? हाँ, जिसपे ज्यादा वोट डालेंगे। हेलो हेलो माइक चेक, कुछ बच्चे क्लास रुक गई क्यों कमेंट कर रहे हैं? ट्वेल्थ से, ठीक है। तो क्लास 12 से रिवीजन भी शुरू कर दिया जाएगा, है ना। तो अभी सैटरडे के दिन मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा, तो उसमें भी मैं रिवीजन कराऊंगा और आपके बैच में भी मैं टारगेट डेली दिया करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी रोज टारगेट और रोज क्वेश्चंस भी दे दिया करूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब करते हैं क्लास की शुरुआत, है ना। आज की क्लास में हमें क्या है पढ़ना? आज की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी के आगे है हमें बढ़ना, उसी के आगे हमें और भी चर्चाएं करनी है। हमें पीएन संधि पर चर्चा करनी है। पीएन संधि को और समझना होगा, ये डायोड को और समझना होगा,
और ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है इसका अभिलाक्षणिक वक्र वो हम ऑलरेडी समझ चुके, वो हमें करना होगा। और इसके अलावा फिर हम अलग अलग प्रकार के जो इसके उपयोग है उसके ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्टार्टिंग 2-5 मिनट पहले एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा वही वक्र है, उसी का रिवीजन एक तरीके से आप मान सकते हो। हाँ, 11th के चैप्टर जो बचे हुए वो होंगे 11th के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो होंगे। ऐसा नहीं कि सर 11th तो हुआ ही नहीं है, होगा, चिंता ना करो, मैं यही हूं, जिंदा हूं अभी मैं। चलो देखो, तो यहां पर ये क्या होता है, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। ठीक है, अरे आज से रिवीजन कहां से आ जाते हैं ये कुछ बच्चे। मैं कह रहा हूं 11th का जो बचा हुआ है वो होगा, 12th के जो चैप्टर बचे हुए हैं जिसके वो भी होंगे। 12th का अगर सिलेबस हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में मैं आप लोगों को रोज साथ में थोड़ा मतलब हफ्ते 1-2 हफ्ते में हम 1-2 दिन रिवीजन करते जाएंगे साथ में, ताकि ऐसा ना हो कि सिलेबस खत्म हो फिर तुम सोचो बैठ के अरे वो पहले वाला चैप्टर कौन सा पढ़े थे हमने, नाम तो सुना लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बस। चलो, तो अब यहां पर सबसे पहली बात देखो, 2 चीजें हो सकती है, एक फॉरवर्ड बायस हो सकता है, एक रिवर्स बायस हो सकता है। तो ये ग्राफ मैंने आपको कल की क्लास में बनाए थे कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में पी जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है, एन जो वो नेगेटिव से जुड़ा होता है। इसमें पहले धारा नहीं जाती और एकदम से जैसे ही वो नी वोल्टेज को क्रॉस करता है तो फॉरवर्ड बायस में बहुत सारी धारा जाने लग जाती है। और यहाँ पे जो बहुसंख्यक होते हैं, है ना, बहुसंख्यक जो होते हैं वही धारा प्रवाहित करवाते हैं। रिवर्स बायस में सर पहले तो कोई धारा नहीं जाएगी इसमें भी, फिर एकदम से अचानक से बहुत सारी धारा जाती है जब ब्रेकडाउन हो जाता है या भंजन हो जाता है, भंजन वोल्टता के बाद में। और इसमें रिवर्स बायस में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो धारा प्रवाहित करवाते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, सबको समझ में आ गए थे वाले ग्राफ, उम्मीद है। एक बार थम्स अप कर दो। कल की क्लास में मैंने बहुत सारे होमवर्क में क्वेश्चन डाले थे और 90% क्वेश्चन जो थे थ्योरेटिकल थे। उम्मीद है आप लोगों ने वो बहुत सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लिए होंगे। ठीक है, हाँ भाई, क्या सभी ने कर लिए है? चलो, अब इसके बाद में हमें इसमें अब क्या पढ़ना है। पहली बात तो पीएन संधि में हमने पढ़ लिया कि पीएन संधि का उपयोग कैसा होता है। तो हमें ये बात तो समझ आ रही है कि सर साइंटिस्ट का पैसा बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्विच के भांति व्यवहार करता है कि फॉरवर्ड बायस में धारा जाने देता है, रिवर्स बायस में धारा नहीं जाने देता है। फॉरवर्ड बायस में धारा जाने देता है, रिवर्स बायस में बिल्कुल भी धारा नहीं जाने देता है। ठीक है, ये पहली बात थी जो हमें पता थी। दूसरी बात, अब या इसके अलावा और भी क्या क्या बातें होती वो हम एक एक करके देखने वाले। तो हम एक एक करके इसके अब उपयोग समझेंगे। तो सबसे पहला उपयोग और सबसे इंपॉर्टेंट और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, मतलब एनसीईआरटी में यहां पर चैप्टर ही खत्म हो गया है, क्या बताऊं अब मैं आपको, है ना। एनसीईआरटी में यहीं तक ही दिया, इसके आगे चैप्टर ही नहीं दिया। लेकिन हमारे पास जो नीट का सिलेबस उसमें इसके आगे ट्रांजिस्टर पहले लिखे होते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर अब सिलेबस में कहीं नहीं लिखे। ना तो ट्रांजिस्टर पहले, एक्चुअल में ट्रांजिस्टर शब्द पहले सीधे नहीं लिखा होता सिलेबस में, उससे जुड़े जो कैरेक्टरिस्टिक वक्र कर्व वगैरह है या उसके जो डिडक्शंस थे वो लिखे हुए होते थे। लेकिन अब बिल्कुल भी ट्रांजिस्टर का कहीं नाम नहीं है। तो हम ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, वैसे उसके पहले भी कभी इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे, तो ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से वो पूरा सिलेबस हट चुका है, उसके वक्र वगैरह भी हटा दिए गए हैं। दूसरी बात, यहां पर अब मैं जितना पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग के पहले वाले जो बात पढ़ाऊंगा यही एनसीईआरटी में है, नई वाली एनसीईआरटी में। लेकिन नीट का जो सिलेबस में उसमें जो आगे की बातें पढ़ाऊंगा वो भी है, और कल मैं लॉजिक गेट या तर्क द्वार पढ़ाने वाला हूं, वो भी नीट के सिलेबस में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। फिर से सुन लो, एनसीईआरटी में नहीं है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो यहां पर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वह हमारे नीट के सिलेबस में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को, है ना। अब हमें पढ़ना है सबसे पहली बात आज की क्लास में, रेक्टिफायर या दुष्टकारी क्या होता है। मतलब अब हमें समझ में आ गया था कि रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस नामक कुछ चीज होती है, तो उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम इसके उपयोग समझने वाले। आप चाहो तो एक हेडिंग डाल सकते हो, पीएन संधि के उपयोग।
तो इसका जो सबसे पहला उपयोग आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं वो है अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो दो दिष्टकारी हो सकते हैं अर्ध तरंग। देखो एकदम आसान सी बात है, आपका सीधा सीधा लॉजिक देखा हो आप भाई, अगर ये इनपुट में दे रहा हूं तो ये कौन सी धारा होगी, ये एसी धारा होती है। कौन सी धारा होती है, एसी धारा या प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब इसमें ऊपर ऊपर वाले सारे हैं और नीचे नीचे वाले गायब हो गए। मतलब क्या हुआ कि आधी तरंग जो है वो दिष्टकृत हो चुकी है या आधी तरंग जो है वो डीसी में बदल चुकी है, नीचे वाली तरंग नहीं आ रही है, तो इसे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास है ना, अगर हमारे पास इसमें यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर हमारे पास ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इनपुट में हमारे पास एसी करंट आ रहा है लेकिन आउटपुट में ट्विंग 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 ट्विंग, मतलब क्या हुआ, ये आया फिर हटा, फिर आया फिर आया, मतलब नीचे नहीं जा रहा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी बोलेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के दिष्टकारी हो सकते हैं हमारे पास, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो सकता है और एक अर्ध तरंग दिष्टकारी हो सकता है। अब यहां पर क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी होता क्या, यह हमें समझ में आ गया। अब काम कैसे करता है वो हमें देखना होगा। तो काम कैसे करता है, देखो भैया, यहां पर हमारे पास लगा हुआ है एक एसी स्रोत। क्या लगा हुआ है, एसी स्रोत। अब एसी स्रोत में हमें पता है सर धारा समय के साथ बदलती है, बहुत ही बढ़िया। तो धारा समय के साथ बदल रही है, एक तरीके से आप मान सकते हो छोटा सा ट्रांसफार्मर जैसा है ना। वैसे इससे मतलब नहीं है, हमें तो बस आगे क्या हो रहा है इससे पता करना है। तो देखो क्या हो रहा है, यहां से एसी स्रोत में क्या होता है, एसी स्रोत में एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो एक क्षण के लिए ये वाला सिरा पॉजिटिव हुआ, एक क्षण के लिए ये वाला सिरा पॉजिटिव हुआ और ये वाला सिरा नेगेटिव हो गया। मतलब धारा इधर से घूमकर जा रही थी या जाना चाह रही है। तो ये फॉरवर्ड बॉयस में हो गया, एक ही डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या है सेटअप में, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ और यहाँ पे एक लोड या हम ऐसा बोल सकते हैं हमारा कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसके अंदर हमें धारा या जिसमें धारा जा रही है। तो इसमें यहां पर धारा आई तो क्या फॉरवर्ड बायस से बिल्कुल सर धारा जाएगी, बिल्कुल सर धारा जाएगी 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 जाएगी, धारा इसमें से निकल गई। ट्विंग 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 ट्विंग, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद में ये पॉजिटिव की साइकिल हो गई, फिर उसके बाद में नेगेटिव हो गया। मतलब कि क्या हुआ, जहां पॉजिटिव था उसकी जगह अब नेगेटिव हो चुका है और नेगेटिव की जगह अब पॉजिटिव हो चुका। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा सर कि अब जो धारा है वो इधर से जाना चाहेगी, धारा इधर से जाएगी 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 जाएगी, प्रतिरोध में से घुसेगी, लेकिन आगे तो रास्ता बंद है, तो धारा आगे नहीं जाएगी। तो धारा को क्या रहा, ऐसा तो नहीं रास्ता बंद, यहां तक जाकर वो बोलेगा हो चलो वापस चलो, ऐसा तो नहीं होता। धारा तो बड़ी चालाक है, जहां पूरा रास्ता मिलेगा वहीं जाएगी। तो यहां रास्ता नहीं मिला, मतलब धारा इधर से तो नहीं जाएगी। मतलब ये वाली धारा जो है, ऊपर वाली धारा जो प्रतिरोध में से जाएगी, नीचे वाली धारा प्रतिरोध में से नहीं जाएगी। फिर ऊपर वाली धारा प्रतिरोध में से जाएगी, नीचे वाली नहीं जाएगी, फिर ऊपर वाली जाएगी, फिर नीचे वाली नहीं जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का आउटपुट में केवल पॉजिटिव केवल पॉजिटिव केवल पॉजिटिव केवल पॉजिटिव केवल पॉजिटिव मिलने वाला है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्या होगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्या छोटी सी बात सभी को समझ में आई? अर्ध तरंग क्यों बोला समझ में आया, क्योंकि आधी तरंग को दिष्टकृत कर रहा है। अगर हाँ तो अगला सवाल जो नीट में पूछा गया, इस पे सबसे डिफिकल्ट सवाल इतिहास का, क्या ये बताओ यार कि अगर इसमें इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज से मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे हो रहे हैं, है ना। ये सब में क्या हो रहा है, एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे हो रहे हैं। तो अगर एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे हो रहे हैं तो आउटपुट में एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं बताओ। 50, 100, 25 कितने हो रहे? 50 ही हो रहे सर, 100 चक्कर हो रहे हैं, या इसकी आवृत्ति 100 है या 25 है या 200 है, ये बताना आपको। क्या होगा इसका आउटपुट, क्या होगा इसका आउटपुट, क्या होगा इसका आउटपुट? है ना, खा गए धोखा। कुछ बोल रहे सर आधी हो गई तो 25 हो गई। अरे 25 नहीं मर, 50 ही होगा। यहाँ पर आउटपुट में भी 50 ही होगा। सुन ले मेरे प्यारे, सर 50 कैसे होगा? देख यहां पर ये पॉजिटिव है, अच्छा सर, फिर ये नेगेटिव में गया, अच्छा एक चक्कर पूरा हो गया इसका, ठीक है। फिर अगला चक्कर, ओके। यहां पर सर एक चक्कर कब हुआ, या ये हुआ, फिर ये 0 हो गया,
फिर यहां से फिर से एक और चक्कर चालू हुआ, फिर ये एक और चक्कर खत्म हो गया। तो जितनी देर में इसका चक्कर खत्म हो रहा था उतनी देर में नीचे वाले का भी हो रहा है। तो 50 हर्ट्ज ही आवृत्ति रहने वाली है, सेम ही आवृत्ति रहेगी। यही नीट का सवाल था इसमें कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की आवृत्ति, अगर इनपुट की आवृत्ति 50 है तो आउटपुट की कितनी होगी, 50 ही होगी। सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सर यहां पर जितना है उतना ही नीचे भी रहेगा। पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का यहां पर 0 है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? साइकिल तो उतनी ही देर में रीस्टार्ट हो रही है। क्लियर है? चल अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की, है ना। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है? जब परिपथ संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा तरंग का दृष्टिकरण करता है तो वह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी धारा पॉजिटिव में चलेगी। अच्छा, अब यहां पर इसमें 2 प्रकार के संयोजन होते हैं या 2 प्रकार की सेटिंग बोल सकते हो आप, जमाते हैं, जिससे हमारे पास पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनता है। 2 प्रकार की, ये नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला जो है ना, वो होता है मध्य बिंदु दृष्टिकारी, और दूसरा वाला होता है सेतु दृष्टिकारी, है ना। तो बोर्ड के में ये नाम इंपॉर्टेंट है, नीट में तो ज्यादा डायग्राम पूछ सकते हैं और उसका आउटपुट क्या होगा ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात कि सर मध्य बिंदु दृष्टिकारी कैसा दिखता है? तो मध्य बिंदु दृष्टिकारी ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या करते हैं, देखो यहां पर हमारे पास, अच्छा ये वाला डायग्राम हो सकता है कि किन्हीं बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा हो समझने में। एक मिनट, इसका मैं एक और आसान डायग्राम बना देता हूं पहले। चल यही बना देता हूं। तो बस इतना समझ कि यहां पर ये एक स्रोत है, ये ऐसे वाइंडिंग करीबी, क्योंकि इसमें एसी धारा दे रही है। जिसको ऐसा लगता है अरे सर ये तो वेरी डिफिकल्ट, तो कोई बात नहीं, ऐसा मान लिया एक एसी स्रोत है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर से ये एक डायोड है, एक और डायोड इधर से बना दिया, ठीक है। और यहां पर अब एक्चुअल में बात क्या है कि ये परिपथ कंप्लीट हो जाए, इसलिए यहां पर एक ऐसा ये एक प्रतिरोध जोड़ दिया, और मान के चलो यह प्रतिरोध जोड़ के वापस से इधर तार जोड़ दिया, ताकि देख ऐसा होगा ना कि एक, भाई हमारे घर में भी तार 2 जोड़ते ना, एक में धारा जाएगी तो एक आउटपुट, मतलब एक लाल होगा, एक हरा वायर होगा, एक काला वायर होगा। तो यहां पर एक से धारा जा रही तो घूम कर किससे आएगी, तो घूम कर इधर से आएगी। तो इसीलिए इसको यहां से ऐसा वापस जोड़ दिया ताकि हमें पता जाए अच्छा धारा यहां से जुड़कर वापस इसमें चली जाएगी। अब इसे हमें समझना है कि यह हमें पूर्ण तरंग को दृष्टिकृत कैसे करके दे रहा है, ठीक है, कैसे करके दे रहा है। देखिए तो यहां क्या होगा, यहां पर सबसे पहले मान के चलो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप बोलते इससे समझाओ, आप बोलते इससे समझाओ, तो किसी से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नीचे वाला नेगेटिव, तो क्या होगा, ये मान के चलो इससे मेरा डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो क्या ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस में है? बिल्कुल सर, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस में, ऊपर से धारा जाएगी। अच्छा, अब धारा के पास यहाँ पे 2 रास्ते, प्रतिरोध में से जाए या रिवर्स में, ये इधर से चला जाए, लेकिन सर इधर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि ये तो रिवर्स बायस में, तो इधर से तो जाएगी नहीं। मतलब धारा का प्रथम पथ जो होगा सर वो ऐसे जाएगा, ऐसा यहां से इधर से निकल जाएगा, प्रतिरोध में से धारा निकलकर आगे बढ़कर पूरा परिपथ कंप्लीट कर देगी। मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, प्रतिरोध को लगेगा मेरे में से धारा इस दिशा में जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में देखो यहां पर अब दूसरी कंडीशन में ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी करंट में ऐसे होता है ना, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पर अब ये वाला सिरा पॉजिटिव बन गया, मतलब अब धारा नीचे से जाना चाहती है, धारा इधर से जाना चाहती है। अच्छा, अब ये नीचे वाला D2 जो होगा फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, मतलब इसमें से धारा जाएगी, इसमें से धारा जाएगी। धारा के पास फिर से 2 रास्ते, ऊपर से चले जाए या प्रतिरोध में से चले जाए। तो ऊपर से जाएगी तो सर ऊपर रिवर्स बायस होगा, तो ऊपर नहीं जा पाएगी। अब ये वाला रिवर्स में आ गया, तो धारा इसमें से जाएगी, ट्विंग 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 ट्विंग। तो इससे क्या लगेगा, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे में से धारा फिर से इसी दिशा में जाएगी। तो जो प्रतिरोध है उसको तो क्या लग रहा है, उसको लगा प्रतिरोध धारा सेम ही दिशा में जा रही है। प्रतिरोध के लिए तो धारा सेम ही दिशा में जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, 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 सेम ही दिशा में प्रतिरोध के लिए धारा जा रही है, 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 जा रही है। लेकिन यहां पर
यहां पर डायोड को देखे तो एक बार एक डायोड फॉरवर्ड में आता है, एक डायोड रिवर्स में आता है, फिर जो रिवर्स में आता है वो फॉरवर्ड में आ जाता। तो इसको तो क्या लगता रहेगा, इसको लगेगा अच्छा धारा मेरे लिए आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई। तो इनपुट में हमने क्या बोला, इनपुट में हमने एसी दिया, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट में हमें पॉजिटिव 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 मिल रहा है, मतलब ये डीसी बन गया। क्या बन गया, डीसी स्रोत बन गया। अब ये 100% डीसी नहीं बना, क्योंकि डीसी स्रोत में तो हमें पता सर क्या होता है, डीसी स्रोत में धारा या वोल्टेज कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये कैसे बनेगा उस पर भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर ये इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है मामला, क्या इतनी सी बात समझ में आती है, क्या इतनी सी बात समझ में आती है? टेस्ट का सिलेबस बता दो। नहीं बताएंगे बेटा, जब टाइम पे बताते तब सुन लिया करो, अब नहीं बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब क्या होगा, अब अगर मान के चलो इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इसकी आउटपुट की आवृत्ति कितनी होगी, आउटपुट की आवृत्ति कितनी होगी, आउटपुट की आवृत्ति कितनी होगी? पच्चीस होगी, सेम होगी, 100 होगी। अरे मूर्ख, अब तो समझ जा, कितने इशारे किए जाए, अब तो 100 हो गई। क्यों? क्यों, देखो यहां पर ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर ये दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ, लेकिन यहां देखो तो ये एक चक्कर, फिर वैसा का वैसा आ गया। तो जितनी देर में इसका एक चक्कर हो रहा है, इसके 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, मतलब कि सर यहां पर अब डबल हो गई आवृत्ति। आवृत्ति क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्लियर है कहानी? तो कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए, अब ये जो दृष्टकारी था, ये है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या दिखाना चाह रहा है कि धारा एक बार इधर से ऐसे घूम कर जाएगी, फिर अगली बार से धारा इधर से इसको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब धारा प्रतिरोध को मिलती ही रहेगी। तो ये जो हमने बात करी, ये किसके लिए थी, ये कह रहा था मध्य बिंदु दृष्टकारी, मध्य बिंदु दृष्टकारी। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले वो सेतु वाली बात करने वाली, या सेतु दृष्टकारी। मतलब ये एक्चुअली व्हीटस्टोन सेतु जैसा होता है, ये करा वही है, बस 4 डायोड लगा दिए और थोड़ा सा परिवर्तन करके बोला कि देखो इसमें भी तो वही हो रहा है। हमने बोला ठीक है, देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां देखो क्या हो रहा है। अब इसमें हमारे पास ये फिर से ऐसी स्रोत लगा हुआ है, यहां से धारा आ रही है। देखो तो क्या होगा, आप एक चक्कर के लिए मान के चलो ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, तो अब धारा यहां से चली, बोले चली, वो चली, देखो ऊपर से जाएगी, नीचे से तो नहीं जा पाएगी, नहीं सर ऊपर से जा पाएगी, डूइंग 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 डूइंग। अब 2 रास्ते मिले, क्या इसमें से जाए, नहीं सर इस डायोड में से तो नहीं जा पाएगी, तो ऊपर से जा पाएगी, बिल्कुल सर लोड में से निकली, लोड पे ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। लोड मतलब कोई प्रतिरोध भी है, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब लोड कहलाते। फिर यहां से निकली, अब 2 रास्ते हैं। अब इधर से थोड़ा ना चले जाएगी सर, इधर से तो आ रही तो इधर नहीं आ पाई, तो अब किस में से जाएगी सर, इसमें से जाएगी सर, ये फॉरवर्ड बायस में तो धारा ऐसे निकल के चलेगी। तो ये पहला चक्कर हो गया कि D1 और D4 अग्रबायस हो जाते हैं और ये स्विच ऑन हो जाएंगे D1 और D4, तो धारा इसमें से घूमकर निकल जाएगी। तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद में अब हम दूसरी कंडीशन समझते हैं। क्या समझेंगे सर, अगर मान के चलो अब यहां पे पॉजिटिव हो गया, यहां पे नेगेटिव हो गया, मतलब अब धारा इधर से जाना चाहती है, फिर धारा यहां से जाना चाहती है। अब यहां पे धारा के पास फिर से 2 रास्ते, D2 में से जाएगी या D4 में से जाएगी, D2 या D4 से, D4 में से तो नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि रास्ता बंद है। D2 में से जाएगी, बिल्कुल डूइंग 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 डूइंग। अच्छा, अब 2 रास्ते सर नहीं, इधर नहीं जाएगी क्योंकि D1 रिवर्स में आ गया, तो ये प्रतिरोध में से घुसेगी। प्रतिरोध को फिर से क्या लगेगा, वाह वाह क्या जिंदगी है, इसकी आ रही है, इसकी जा रही है, इसकी आ रही है, इसकी जा रही है, लेकिन मेरे तो हमेशा आ ही रही है। आय हाय हाय हाय, ये ऐसी ही जिंदगी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सर धारा आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। इसको पहले वाले चक्कर में भी इसके लिए आ रही थी, अब भी धारा कैसे गई, यहां से गई, इधर से गई,
फिर इसमें घुसी, फिर यहां से निकली और फिर उसके बाद में यहां पहुंचेगी धारा, फिर अब इधर से तो नहीं जाएगी सर, अब D3 में से जाएगी और यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए तो आ ही रही है, मतलब कि D2 और D3 में से धारा जाएगी तो नेगेटिव वाला जो था वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसके लिए दिशा नहीं बदली, इसकी धारा इसी दिशा में आ रही है बार बार। लाइफ होती है ऐसी। ठीक है, तो ये लाइफ किसकी सेट हो गई? ये लाइफ जो है सर ये प्रतिरोध की सेट हो गई, किसकी वजह से? दिष्टकारी की वजह से या डायोड की वजह से, है ना। इसे तो मिलता ही जा रहा है ना। इसका आ रहा जा रहा है, इसका तो आ ही रहा है ना। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। चल, हाँ भाई, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप समझ सकते हो कि जब धनात्मक अर्धचक्र होगा तो D1 और D4 जो होगा, मतलब कि जब मैंने ऑरेंज वाला बनाया हुआ है तो इसमें D1 और D4 जो होगा वो स्विच ऑन हो जाएगा और D2 और D3 जो हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋणात्मक अर्धचालक में भी या ऋणात्मक अर्धचक्र में भी हो जाएगा। नीट में क्या आ सकता है? नीट में इसमें आज तक कोई सवाल आया नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसने आवृत्ति ही पूछी है जो अभी पिछले साल ही पूछी। बाकी इसमें ऐसा हो सकता है जैसे तो आपको आने वाले 2024-25 में पूछ सकता है भैया बताओ कि जब धनात्मक चक्र होगा तो कौन अग्र बायस में होगा, कौन पश्च बायस में होगा, तो वो तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हो कि किसमें से धारा जा रही है, किसमें धारा नहीं जा रही है। ठीक है, हाँ भाई, हम लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं सब, अरे तुम्हारी ही तो जिंदगी है, ये तुम्हारी ही तो जिंदगी है, तुम्हें तो ही तो सब कुछ मिलते जा रहा है। आओ भैया 1 बजे 2 बजे बायो पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, सब पढ़ लो, आए जा रहा। लाइफ ये तुम्हारी है, तुम्हें क्या लग रहा किसी और की जिंदगी के बारे में बातें कर रही थी, है ना। ये किसी और की जिंदगी के बारे में बातें नहीं हो रही है यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो गया। तो अब इसमें एक दो और छोटी छोटी सी बातें। क्या होता है कि इसमें आपसे पूछते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, तो 40.6 होती है। और पूर्ण तरंग की इसकी डबल हो जाएगी यार। पूर्ण में क्या हो रहा है, दोनों तरंग दृष्टिकृत हो रही है तो डबल हो जाएगी। अब ये निकाली कैसी है, निकाला कैसा है ना, तो ये आप देख सकते हो। क्या कैसे निकाला ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला निकलता है कि आपने जो पावर थी डीसी की बटे में पावर एसी स्रोत की, तो डीसी स्रोत में बोलेंगे कि सर जो डीसी धारा गई इनटू उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध किसका, लोड का प्रतिरोध है। और यहाँ पे आई आरएमएस है ना, ये एसी धारा लिखी हुई है, इनटू आरएफ, मतलब कि वहां पे जो रेक्टिफायर होगा हमारा, या हमारे लिए जो फॉरवर्ड बायस में रहेंगे जो डायोड रहेंगे उनका प्रतिरोध प्लस लोड का प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि डीसी धारा आउटपुट में मिल रही है, एसी धारा इनपुट से आ रही है, तो वहां पर जो डायोड होंगे उनका भी प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उनका प्रतिरोध ऑब्वियस सी बात है उसमें जुड़ेगा, मतलब ज्यादा हो तो एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं हो सकती, ज्यादा 81 हो सकती है और इसकी 40 हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। इस पे जो एकमात्र सवाल आज तक आया है वो यही आया है कि इनकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है। इसमें इनपुट 50 हर्ट्ज होगा, आउटपुट में 50 हर्ट्ज होगा, इसमें इनपुट 50 हर्ट्ज होगा, इसमें आउटपुट 100 हर्ट्ज हो जाएगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। ठीक है, अच्छा, तो सवाल कैसे पूछेंगे इस पे? सवाल कैसे पूछेंगे? नीट 2020 में पूछा गया सवाल, बताओ भाई क्या आएगा इसका जवाब। ध्यान से देखना, 60 हर्ट्ज लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से देखना 60 हर्ट्ज लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो क्या होगा सर, सेम ही आंसर आएगा। अच्छा, अगली बात कि सर यहां पर अभी तक आप बोल रहे थे इसे डीसी स्रोत में बदल रही है, सब जो लिखा हुआ है इसे देखकर डरने वाली बात नहीं है ना, तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा सब कुछ। तुम बोल रहे थे सर कि यहां पर जो डीसी स्रोत लगा हुआ है तो वो जो एसी था उससे आउटपुट में तो सर हमें डीसी स्रोत मिला, लेकिन डीसी हमें पता है सर डीसी जो होता है वो डीसी स्रोत में तो धारा या विभव ऐसा नियत होता है। सर ये वाला जो होगा वो तो एसी जैसा ही है, बस नेगेटिव में नहीं जा रहा। तो इससे ये कैसे बनाया जाएगा, तो इससे ये बनाने के लिए हम यूज करते हैं संधारित्र।
किसका यूज करते हैं? संधारित्र का यूज करते हैं। तो संधारित्र का यूज क्या आता है, कैसे वाली बातें समझते हैं अब हम। ठीक है, कैसे होगा? हाँ, ये सब लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो अपनी अपनी कॉपी में, है ना। तो अब संधारित्र का क्या यूज होता है, इसको अब हमें देखना होगा। देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास ये क्या है, ये जो है, ये हमारे पास जो आउटपुट में भी हमें मिल रहा था, ये यहां तक की कहानी ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, या इसके हिसाब से देखा जाए तो ये लोड के अंदर क्या हो रहा है, तो ये लोड जो लगाया हुआ है हमने, ये जो लोड लगा हुआ है, इसके पहले हम एक और इसके साथ में एक संधारित्र लगा देते हैं। क्या लगा देते? संधारित्र लगा देते। तो संधारित्र लगाने से क्या हुआ, संधारित्र लगाने से क्या हुआ, देखिए। तो संधारित्र हमें पता है सर, संधारित्र क्या करता है। हाँ भाई, संधारित्र क्या करता है? तो संधारित्र जो है वो झटका नहीं आने देता। संधारित्र का क्या काम है? झटका नहीं आने दे रहा। तो यहां पर ये जो झटके हैं, ये ऐसे समझ सकते हैं यार, ये क्या स्पीड ब्रेकर है, एसी धारा के स्पीड ब्रेकर है। तो स्पीड ब्रेकर को झटके नहीं आने देगा, तो कौन नहीं आने देगा? संधारित्र नहीं आने देगा। तो ये झटकों को अपने अंदर से अब्सॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है, आउटपुट में हमारे पास एक तरीके से कांस्टेंट सी धारा मिलने लग जाती है। ये जो झटके हैं उनको कम कर देता है। अब कैसे कम कर देता है इन झटकों को? कैपेसिटर क्या करता है, संधारित्र क्या करता है? संधारित्र सर हमें पता है, आपने हमें सिखाया था, संधारित्र जो है वो आवेश को संचित करता है। बिल्कुल सही बात। तो देखो क्या होता है कि यहां पर हमारे पास ये जो एसी स्रोत था, तो ये एसी स्रोत में देखो क्या हुआ, पहले वोल्टेज बड़ा 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 बड़ा, अच्छा। तो ये संधारित्र क्या करेगा, इनिशियली तो खुद खाएगा, है ना। संधारित्र क्या करेगा, धारा थोड़ी सी या थोड़ा सा आवेश इसको मिलेगा, थोड़ा प्रतिरोध में से जाने लगेगा, 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 अच्छा। फिर उसके बाद में क्या होगा सर, थोड़ी देर बाद, अच्छा, डीसी स्रोत में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि संधारित्र क्या करता है? संधारित्र तो पहले बोलता है ओहो धारा आई है, जाने दे भैया, जाने दे, इसको नहीं रोकेंगे। फिर धीरे 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 खुद पूरा आवेश संचित कर लेता है, ठीक है। फिर धारा को रोक देता है डीसी में। लेकिन अब क्या है, यहां पर डीसी नहीं, यहां पे कम ज्यादा 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 कंटिन्यूस होता रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि यहां पर जैसे ही धारा या वोल्टेज अधिकतम तक पहुंचा, धारा अधिकतम तक पहुंची, फिर उसके बाद में जैसे इनपुट की धारा कम होने लगेगी ना, यहां से इनपुट की धारा कम होने लगेगी, तो इसने भी अपना संचित कर लिया कुछ ना कुछ आवेश। तो जैसे ही इनपुट की संचित इनपुट की धारा कम होने लगेगी, क्योंकि ये क्या होगी, इसके बाद में कम होगी, तो जैसे ही ये कम होने लगेगी तो ये बोलेगा रुक जा भाई, खड़ा है तेरा तेरे लिए, ऐसे कैसे तेरे पे धारा कम हो जाएगी। तो बस ये अपना आवेश की बलि दे देता है। इसका आवेश जैसे ये यहां से धारा कम होने लगती है, खुद का आवेश थोड़ा सा दे देता है, ये आवेश दिया मतलब धारा गई, तो यहां से ड्रॉप नहीं हो पाता है, ड्रॉप नहीं हो पाएगा या कम नहीं हो पाएगी, है ना। यहां पर ये वैल्यू जो है वो फिर से बड़ी की बड़ी ही रह जाएगी, क्योंकि इसकी कम हुई तो इसने थोड़ी सी बढ़ा दी। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होगा सर, फिर उसके बाद में यहां से जैसे ही बढ़ने लगेगी, जैसे ही यहां से बढ़ने लगेगी तो बोलेगा अच्छा मेरा तो खत्म हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, तू भी थोड़ी सी ले ले। तो यहां पर फिर से थोड़ा सा आवेश लेगा और उसके बाद में ये लोड के पास बचा हुआ पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा। फिर इससे क्या होगा, फिर से उसके बाद में जैसे इसकी धारा कम होने लगेगी तो बोले तेरा भाई खड़ा है तेरे लिए यहाँ पर, तो ये फिर तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारे पास जो साइकिल या हमारे पास जो दचके थे, जो बड़े बड़े दचके लग रहे थे, वो उनको अब संधारित्र ने छोटे छोटे दचकों में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कन्वर्ट होता है छोटे छोटे दचके में। स्टेबलाइजर की तरह, अरे नहीं 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 नहीं, स्टेबलाइजर नहीं है ये हमारे पास एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है ना। मतलब कि ये एक तरीके से हमारे घरों में ये कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है ना, ये जरा सी मशीन है। ये हमारे घर का जो हमारे पास जो चार्जर है, चार्जर में यही हो रहा है। चार्जर जो है उसमें यही तो हो रहा है, मोबाइल के चार्जर, लैपटॉप के चार्जर, या जहां पर भी हमारे पास एसी स्रोत जाता है और जरूरत होती है डीसी की, जैसे टीवी में भी, है ना, या जो भी लैपटॉप मोबाइल ये सब चलते हैं डीसी स्रोत पर, लेकिन हम देते हैं एसी स्रोत, तो एकदम से कन्वर्ट कैसे होता है, बस यही लगा हुआ है उनके अंदर, यही लगा हुआ है उनके अंदर, है ना, यही लगा हुआ था, यही रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, जो एसी हम एसी इनपुट देते हैं और उसके हम एक संधारित्र लगा रहता है, तो आउटपुट में वो डीसी दे देता है, और डीसी जो है वो हमारे बैटरी को चार्ज कर देती है बस। ठीक है, कॉइल लगा देते तो बेटा कॉइल क्या करेगी, कॉइल क्या करेगी, कॉइल तो विरोध कर देगी, तो उल्टा हो जाएगा और काम, है ना। कॉइल क्या करेगी, कॉइल जो धारा आ रही है उसका विरोध कर देगी, तो यहां पर जो धारा आ रही थी वो भी नहीं आ पाएगी, तो उसका तो विरोध हो जाएगा यहां पर।
ठीक है, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कॉइल नहीं लगा सकते आप। तो ये काम कौन करता है? संधारित्र। तो संधारित्र एक फिल्टर के रूप में काम करता है। जब संधारित्र के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि हो रही होती है तब यह आवेशित होता है। जब परिपथ में कोई बाह्य लोड नहीं है तो यह दृष्टिकृत निर्गत की शीर्ष वोल्टता तक आवेशित रहता है ना। जब अगर मान के चलो कोई बाहर लोड वोड नहीं है तो क्या होगा सर, ये मैक्सिमम ये पूरा आवेश अपने अंदर ले लेगा, आवेशित हो जाएगा। यदि परिपथ में कोई लोड है तो यह लोड में निरावेशित होने लगता है तथा इसके सिरों पर वोल्टेज कम होने लगती है। दृष्टिकृत निर्गत के, अच्छा ये वाली बात समझ में आ गई कि जब बाहर कोई लोड लगा हुआ होगा तो लोड लगा हुआ तो क्या होगा सर, यहां पर जैसे ही बाहर वोल्टेज का लोड कम होने लगेगा तो ये अपनी वोल्टता इसे दे देगा, तो यहां पर इसकी खुद की वोल्टता कम होने लगती है, खुद का आवेश कम होने लगता है। फिर दृष्टिकृत निर्गत के अगले अर्ध चक्र में यह फिर अपने शिखर वोल्टेज तक आवेशित हो जाता है और होता है, परंतु संधारित्र के समय नियतांक के अधिक मान होने के कारण संधारित्र के सिरों पर विभव लगातार नियत बना होता है ना। मतलब क्या है यही कि यह इसमें इसका समय नियतांक होगा कि कितने समय में चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली यहां पर ये जैसे ही डिस्चार्ज होने लग जाता है तो फिर से चार्जिंग मिल जाती है, और जैसे ही ये चार्ज पूरा हो जाता है तो यहाँ की वोल्टेज कम हो जाती है, तो डिस्चार्ज हो, तो चार्ज डिस्चार्ज का चलता रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ की वोल्टता ऑलमोस्ट कांस्टेंट सी मिल जाती है हमें। ठीक है, हाँ इन्वर्टर में भी ऐसा होता है, ऐसा सोच सकते हो। क्या सभी को पूरा फील आता है इसका, है ना। बिल्कुल आसान सी कहानी, आसान से इक्विपमेंट से जो हमें पता होने चाहिए। क्लियर है मामला। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है ना। देखो यहां तक जो मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, है ना, जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। अब इसमें और कुछ थ्योरेटिकल है, लेकिन ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते। मैं आपको एक न्यूमेरिकल वाली चीज है वो पढ़ा देता हूं पहले। जिनर लोड, ये हमारे नीट के सिलेबस में लिखा हुआ साफ शब्दों में कि जिनर डायोड क्या होता है और उसको वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पहली बात सबको समझ में आ गई। पहला वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, अब नई बात पढ़ेंगे। पहला वाला जो हमने पढ़ा था वो हमारे लिए अर्ध तरंग दृष्टकारी था, दूसरा वाला जो हमने पढ़ा वो पूर्ण तरंग दृष्टकारी हो गया। दृष्टकारी फिर उसी में हमने पढ़ा कि फिल्टर का यूज कैसे करते हैं, है ना, या संधारित्र जो है फिल्टर के रूप में कैसे क्रियाशील होता है। अब हम चौथी बात, या एक तरीके से इस पूरे को भी एक मान सकते हो, उसके सब पॉइंट बना दिए मैंने, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और उसके बाद में ये हमारे पास जो संधारित्र है उसमें। अब अगली बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट सी है, और इस पे न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। आसान न्यूमेरिकल होता है, बिल्कुल लॉजिक है, वो मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूं, है ना। तो अब ये है कि हमारे पास जो जिनर डायोड है इसे हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं, है ना। अच्छा, अब ये जो है वो हमारे पास जो डीसी का फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है उसके लिए यूज होता है, एसी के लिए यूज नहीं होता। सबसे पहली बात, है ना। लोगों को लगता है कि भैया ये हमारा स्टेबलाइजर है। हाँ, आपने घरों में स्टेबलाइजर देखा होगा। स्टेबलाइजर वैसे आजकल तो कम यूज होता है, लेकिन फिर भी एसी के लिए तो स्टेबलाइजर लगाया ही जाता है। एसी के लिए या फ्रिज के लिए भी पहले स्टेबलाइजर यूज होता था, वॉशिंग मशीन के लिए भी पहले के जमाने में स्टेबलाइजर यूज होता था, है ना। तो स्टेबलाइजर क्या होता है कि एकदम से जब अगर धारा बढ़ने लगेगी तो बचा लेता है उसे, हमारी मशीन को बचा लेता है ना। स्टेबलाइजर समझते हो सभी? हाँ भाई, क्या सभी ने यह शब्द सुना है अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं, स्टेबलाइजर? वैसे आजकल इसका यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल जो मशीन्स आती है उसके अंदर ये सेमीकंडक्टर वगैरह लगे हुए रहते हैं तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन स्टेबलाइजर क्या होता है, क्या सभी ने सुना है अपनी जिंदगी में? जो कॉपी में मार, अरे स्टेपलर नहीं बोल रहा हूं मैं, ये भैया अलग ही दुनिया में जी रहे। इनको लगा मास्टर साहब थोड़े से तोतले हैं, ये स्टेपलर को स्टेबलाइजर बोल रहे हैं। अरे भैया मेरी जुबान एकदम स्पष्ट है। स्टेपलर अलग चीज होती है, कॉपी में वो पिन मारते हैं, वो स्टेपलर होता है। मैं बोल रहा हूं स्टेबलाइजर। स्टेपलर
और स्टेबलाइजर दोनों अलग अलग चीजें। स्टेपलर तो क्या है, जो कॉपी में पिन मारते हैं ना, वो नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं स्टेबलाइजर। इनमें से अगर 2-3 डॉक्टर बन गए, मैं तो पेशेंट के बारे में सोच रहा हूं, उसका क्या होगा, है ना। देखो कुछ इस प्रकार की मशीन दिखती है, देखो फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है स्टेबलाइजर, खरीदना है तुम्हें, ये इस प्रकार की मशीन होती है। ये ऐसा देखोगे, माइक्रोटेक का सबसे ज्यादा बिकता है स्टेबलाइजर, 1700 का बिक रहा है फ्लिपकार्ट पे। देखो भैया फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है 1700 रुपए का, खरीदना है क्या? ये बोल रहा हूं 17 रुपए का स्टेबलाइजर, स्टेपलर नहीं बोल रहा हूं, स्टेबलाइजर बोल रहा हूं, ठीक है। 1.5 टन के एसी के लिए बिक रहा है 1700 रुपए का। देख लो भैया 3890 रुपए की इसकी एमआरपी है, 1700 रुपए में फ्लिपकार्ट वाले बेच रहे। डिलीवरी करवा दो तुम्हारे घर पे, तुम बोलो तो। लेकिन ये एसी का स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर तुम्हें भेज दूंगा, एसी तुम्हें खरीदना पड़ेगा इसके लिए। अब ये देख लो ना, ये क्या होता है कि जब भी वोल्टेज कम ज्यादा होता है, मतलब एकदम से वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, कम ज्यादा हुआ, तो उससे एसी के जो कॉइल है वो उड़ ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, या स्टेबलाइजर जो है वो एसी का वोल्टेज नियत बना के रखता है। हाँ, टीवी वगैरह पे भी लगा हुआ हो सकता है, जहां पर जिन घरों में या जिन जगहों में वोल्टेज की ज्यादा समस्या है वहां पर तो लगाते ही लगाते हैं, है ना, क्योंकि ये 1000 रुपए की मशीन जो है वो आपके 30-40 हजार रुपए की मशीन की सुरक्षा करने के लिए है। अच्छा, तो अब ये जो स्टेबलाइजर है वो एसी स्रोत के लिए वो नहीं पढ़ रहे हमें ना, वो तो बहुत खतरनाक सी चीज होती है, मतलब उसमें और भी बहुत सारी चीज। हाँ, फ्रिज में लगा हुआ होता है, फ्रिज में तो बहुत सारी जगहों पे लगाते ही है ना। एक तो ये एक तरीके से मतलब धंधा भी है ना, कि अगर मान के चलो, वही तुम्हें याद है कि थोड़ा टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इंसान के डर और ख्वाहिशों पे कोई भी चीज कुछ भी बेच सकता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं बता रहा था कि अगर तुम्हें कोई डरा कर कुछ बेचे, मतलब समझ लेना कि मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ये ऐसा ही होता है ना कि अगर आप फ्रिज खरीदने जाएंगे तो फिर फ्रिज वाला भैया बोलेंगे कि आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो? अच्छा, उधर। अरे भैया, उधर तो हमारे पास 2-3 केस आए थे, वो फ्रिज की आईसी उड़ गई थी, है ना। वो एक भैया थे, वो भैया क्या, एकदम से बिजली गई और एकदम से आई, झटके दे रही थी। अब झटके में उनका फ्रिज झटका खा गया, कॉइल उड़ गई इनके फ्रिज की। क्या बताया भैया, 20,000 का फ्रिज ले गए थे, अब ठीक करवाने में 10,000 का खर्चा, 8,000 का खर्चा आ गया। वो तो हम थे तो वारंटी पीरियड में था, तो हमने करवा दिया उनको, वरना उनका 8-10 हजार का तो चूना लगना ही था। अब अगर मान के चलो कल को और हो गया, वारंटी पीरियड के बाहर चले जाएगा 6 महीने में, तो फ्रिज फिर होगा, तो फिर हमारी जवाबदारी थोड़ी ना है। तो मैं बोल रहा हूं भैया, इसलिए एक थोड़ा सा और जोर लगा लो, 20,000 रुपए की चीज खरीदी है तो 500-1000 रुपए का स्टेबलाइजर भी खरीद कर ले जाओ, आपका ही फ्रिज सुरक्षित रहेगा। बस ऐसा करके चिपका देंगे एक स्टेबलाइजर भी, है ना। तो वो स्टेबलाइजर, वैसे बोल भी वो सही रहे है ना, तो वो क्या है, वो एक तरीके से आपके फ्रिज की रक्षा करने के लिए है, वो स्टेबलाइजर होता है। हाँ, ये भी होता है विवेक, बिल्कुल। तो अब वो एसी स्रोत के लिए, हमारा ये जो वोल्टेज नियंत्रक है ये डीसी स्रोत के लिए है। किसके लिए है? डीसी स्रोत। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, चालू करने से पहले पता होना चाहिए किस में लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या करता है, कैसे काम करता है? देखो क्या होता है, हर एक जिनर डायोड जो होता है, जिनर, अच्छा सर, जिनर, ओके सर, हमने कभी कभी कुछ पढ़ा था कि जिनर ब्रेकडाउन होता है, मतलब सबसे पहली बात तो कैसा लगा हुआ होना चाहिए, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में पता चला था कि सर एक वोल्टेज के बाद में अगर वो आपने वोल्टेज बढ़ाई तो एकदम से धारा प्रवाहित हो जाएगी, उसमें से प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। हाँ, हमें भी ऐसे ही बेचा था, हाँ, आशीष के घर में भी ऐसे ही बेचा था। तो अब यहां पर
ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है V नॉट, इसके बाद में अगर वोल्टेज बढ़ा तो एकदम से ब्रेकडाउन हो जाता है। इसे हमने ज़ेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन के रूप में कल पढ़ा था। अब एवलांच वाला यूज नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि उसमें सर डोपिंग, अच्छा एवलांच में डोपिंग ज्यादा थी या ज़ेनर में डोपिंग ज्यादा थी? बताओ किसमें डोपिंग ज्यादा थी? किसमें डोपिंग ज्यादा थी? किसमें डोपिंग ज्यादा थी? हाँ, ज़ेनर में ज्यादा थी, एवलांच में कम थी, है ना। इसलिए उसकी अवकक्ष परत मोटी थी और वो परमानेंट, एक बार ब्रेकडाउन हो तो परमानेंट खराब हो जाता है। ज़ेनर परमानेंट खराब नहीं होता, है ना। तो ये ज़ेनर डायोड मतलब हमारे घर अपने भी जो आपके जो चार्जर वगैरह रहते हैं उनके अंदर, सबके अंदर भी ज़ेनर डायोड छोटी सी चिप फंसाई जाती है ना। जरा सा होता है ये डायोड ही तो इतना छोटा सा होगा, क्यों? क्योंकि घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर मान के चल कल को एकदम से ज्यादा धारा आउटपुट में आ गई, या कल को जो रेक्टिफायर था वो थोड़ा सा खराब हुआ, तो आपके मोबाइल की बैटरी ना उड़ जाए, है ना। तो इसके लिए ज़ेनर तो हमेशा लगाते ही, हर चार्जर में लगाते। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? ज़ेनर जो था मैंने बोला इसमें डोपिंग ज्यादा होती है, ज़ेनर में ज्यादा होती है, एवलांच में कम होती है, और ये परमानेंट ब्रेकडाउन नहीं होता, ये बार बार रिकवर कर जाता है अपने आप, है ना। अब क्या होता है यहां पर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ अब हमें समझना होगा। देखो, तो एक लिमिट के बाद जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो इसमें से बहुत सारी धारा जा सकती है ना। और ये कब काम करता है? रिवर्स बायस में। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, डीसी स्रोत में काम करता है और रिवर्स बायस में काम करता है। किस में काम करता है? रिवर्स बायस में। अच्छा, रिवर्स बायस में काम करता है। अब ये क्या कहता है? कौन? यहां पर अगर मान के चलो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये ऐसा कुछ सेटअप होता है। यहां पर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग लोड है, वैसे तो ये हमारे पास पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। डीसी स्रोत है, ये कोई प्रतिरोध होगा, यहां से धारा आएगी और ये देखो, अच्छा धारा इधर आना चाह रही थी, ये रिवर्स में। अब ये सर ये क्या कीड़ा मकोड़ा सर, ये डिजिटल कीड़ा है क्या? नहीं, देखो हमारे पास जो डायोड था उसको हम ऐसे बनाते थे, बिल्कुल सर ये नॉर्मल डायोड था। अब ज़ेनर डायोड होगा तो उसको अलग से बनाना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ये अभी खतरनाक काम करके दिखाएगा तुम्हें। तो इसमें ऐसे दो डंडे लगा दिए, बोले अच्छा तू बन जा जेड, है ना। ये क्या बन गया? जेड सा बन गया, जेड। अरे जेड हो गया ना इस प्रकार का कुछ, ये जेड हो गया, ठीक है। तो इसको बोला अच्छा तेरे को कुछ इंपॉर्टेंस दे देते, तो ऐसा जेड सा बन जा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हमारे लिए ज़ेनर डायोड हो गया। इसमें ऐसा जेड सा हमने बना दिया। ओके सर, अब ये जेड सा जो बना दिया है ना, तो अब ये क्या करता है? देखिए, अब हमें पता है सर कि हर एक ज़ेनर की एक वोल्टेज होगा जिस पर वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिस पर वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए भी हमने बोला कि ये 20 वोल्टेज इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। कितना? 20 वोल्टेज। मतलब 20 वोल्टेज से 20 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो ये पूरी धारा इसमें से जाने देगा, 20 वोल्ट के पहले कोई धारा नहीं जाने देगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो भी हमारा लोड होता है, मतलब जो भी हमारा आउटपुट होता है, उसके साथ समांतर में हम एक ज़ेनर डायोड लगा देते हैं। उसके साथ क्या करते हैं? समांतर में लगाते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर्स में लगाया जाता है और लोड के समांतर में लगाया जाता है। लोड के समांतर में होता है। अब लोड के समांतर में क्यों लगाया जाता है सर? देखो, मतलब क्योंकि ये क्या एक्चुअल में ये करता क्या है, ये अब जो हमारा लोड है इसके समांतर में लगा हुआ है और ये हमारे लोड को बचाएगा, उसका अंगरक्षक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंगरक्षक, है ना। जैसे वो ऐसे कुछ पिक्चर देखी होगी ना हमने, उसमें बताते हैं कि तूने इसको हाथ कैसे लगाया, या अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा, मेरे जीते हुए तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरे जीते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकते। तो वही वाली बात है, ये ज़ेनर भी यही करेगा। ज़ेनर क्या करता है? ज़ेनर जो है ये हमारा जो आउटपुट प्रतिरोध लगा हुआ है ना, इसका रक्षक कहला जाता है, रक्षक कहला जाता है। कट्टप्पा वाली कहानी, है ना। या अगर मैं यहां खड़ा हूं तो तुम छू के तो दिखाओ इसे। तो ये जो है यह कैसा है? यह जो है वह अंगरक्षक है। क्या है अब ये कैसे करता है इसकी रक्षा? ठीक है, तो अब यह रक्षा कैसे कर पा रहा है? देखो, तो यहां पर
मान के चलो कि ये है, हाँ Z प्लस सिक्योरिटी है ना, जिनर मतलब Z प्लस सिक्योरिटी है ये। हाँ बॉडीगार्ड, बुलबुलैया, बुलबुलैया में कहां होता है ऐसा, ये मंजुलिका थोड़ी ना है ना, ये मंजुलिका नहीं है। ठीक है, देखो तो अब यहां पर यह कैसे इसकी रक्षा कर रहा है ना, सच्चा प्यार है जिनर डायोड का ये लोड, इसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देगा ये जिनर डायोड। तो अब यहां पर ये जिनो डायोड इस लोड पे कोई आंच नहीं आने देगा। कैसे नहीं आने देगा, देखो क्या होता है, इसका एक वोल्टेज है 20 वोल्ट, मान के चलो 20 वोल्ट है, ठीक है। अब तुम्हें आउटपुट में से, इनपुट में से कुछ वोल्टेज आ रहा है, तो ये 20 वोल्ट कहने का मतलब क्या है, 20 वोल्ट कहने का मतलब ये है, 20 वोल्ट कहने का मतलब ये है कि ये 20 वोल्ट के अंदर वोल्टेज रहेगा, तो इसमें से कुछ नहीं जाएगा। ये बोला मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो नहीं हूं, तो कोई वोल्टेज अपने अंदर से नहीं या कोई धारा अपने अंदर से नहीं जाने देगा। लेकिन 20 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो बहुत सारी धारा इसमें से जा सकती है, ठीक है, ये जिनर का मतलब होता है। तो बस वो यहां पर यही करता है कि ये यहां पर लगा हुआ है, तो बोलेगा देख 20 वोल्टेज है मेरा इसके VZ हमेशा देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें अगर इसकी वोल्टता 20 वोल्ट है, मतलब कि यहां पर ये लोड पे चाहे जो हो जाए है ना, भले ही खुद मर जाए, लेकिन 20 वोल्ट वोल्टेज बना के रखेगा। बाहर वाला कितना भी वोल्टेज दे दे, ये हमेशा 20 वोल्ट ही बना के देगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो जिनर है 20 वोल्टेज तक काम, मतलब 20 वोल्टेज तक यहां से धारा जाती रहेगी 20 वोल्टेज हमेशा बना के रहेगा। अच्छा सब मान के चलो 20 से ज्यादा हो गया, 20 से ज्यादा मान के चलो 22 वोल्ट हो गया। तो जैसे ही 22 वोल्ट होगा तो यहां पर क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि अब तुझे आगे बढ़ने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा। तो ये क्या करेगा, ये 20 वोल्टेज में 20 वोल्टेज तो अभी भी इसको देगा, लेकिन उससे ज्यादा की जो धारा होगी वो खुद में से बहा लेगा। तो अभी भी इसको कितना मिलेगा, इसको 20 वोल्ट ही मिलेगा, इसको 20 वोल्ट ही मिलेगा। क्लियर है कहानी। तो बस यही कहानी जो होती है वो जिनर डायोड की होती है ना। तो अब ये क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में क्या बातें बोली जाएगी हमें, देखो। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि देखो भैया ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये 5 वोल्ट का जिनर डायोड है, यहाँ पे 1 किलो ओम का प्रतिरोध है, ये 2 किलो ओम का प्रतिरोध है। तो आपको बोला जाता है जिनर डायोड में से धारा निकालना है। तो जिनर डायोड क्या है, 5 वोल्ट, मतलब क्या हुआ 5 वोल्ट है, मतलब कि चाहे जो हो जाए ये जिनर डायोड जो है वो 5 वोल्ट ही 1 किलो ओम को देगा, उससे ज्यादा सब खुद खा जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा जो होगा वो इस तक पहुंचने नहीं देगा, 5 वोल्ट ही पहुंचने देगा। क्लियर है मामला। तो अब इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं ये अब हमें समझना होगा। देखो इसके क्वेश्चन जैसे यहां पे भी दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट है तो इसको ये हमेशा 6 वोल्ट देगा। इसके क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं ना, इसका पैटर्न ही यही है। इसमें देखो ये 15 वोल्ट दिया हुआ, यहाँ पे 20 वोल्ट बाहर से दे दिया। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इनका पैटर्न फिक्स होता है। जो मैं बता रहा हूं वही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है ना, वही स्टेप्स फॉलो करनी है। तो इनके ये वाला जो जिनर डायोड का क्वेश्चन होता है इसको आपको 2 भागों में तोड़ना होगा, 2 भाग अलग अलग सॉल्व करने होंगे आपको, कि आपको बेसिकली धारा निकालनी है, ठीक है। तो इसमें इसका स्टेप नंबर 1 या पहली बात आपको जो सॉल्व करनी है वो ये सॉल्व करना है कि ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से देखते को बेसिकली क्या निकालना है, देखो ये निकालना है कि इसमें से धारा कितनी जा रही है। तो ये पता चल जाए कि यहां की धारा कितनी है, यहां की धारा कितनी है, तो इसकी धारा निकल जाएगी। ये तो समांतर में है ना दोनों, तो इसकी धारा निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि सर इसने बोला कि ये यहां सामने कोई भी आ जाए मैं तो 5 वोल्ट ही दूंगा इसे, है ना। एक बच्चा कमेंट में बहुत देर से एक भयंकर डायलॉग बोल रहा है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो यहां पर ये 5 वोल्ट भले ही बाहर कोई भी आ जाए मैं इसे 5 वोल्ट ही दूंगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। तो यह 5 वोल्ट ही यहां पर देगा हमेशा। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखो आगे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो हमेशा यही करना है। क्या करना है स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में ये करना है कि 1 किलो ओम को 5 वोल्ट मिला, 1 किलो ओम को 5 वोल्ट मिला, मतलब कि यहां पर 1 किलो ओम को
अगर 5 वोल्ट विभवांतर मिल रहा है तो इसमें से धारा कितनी आएगी, इसकी धारा कितनी होगी। तो सर यहां की धारा निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। तो देखो 5/1 इंटू 10⁻³ या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। या इसमें से जो धारा आएगी, इसमें से जो धारा आएगी वो 5 मिली एम्पियर धारा आ जाएगी। तो यहां धारा 5 मिली एम्पियर जा रही है सर, ठीक है। यहां पर धारा 5 मिली एम्पियर जा रही है, यहां पर धारा 5 मिली एम्पियर जा रही है। ओके सर, अब तुम्हें तो इसकी धारा निकालनी है, किसकी धारा निकालनी है, यहां की धारा निकालनी है। कैसे निकालोगे, क्या इसमें से पता कर सकते हो। देखो अब आपको स्टेप नंबर 2 में जो दूसरा वाला प्रतिरोध है उसको बनाना है, 2 किलो ओम वाला प्रतिरोध है। अच्छा, अब 2 किलो ओम वाले की जिंदगी के बारे में सोचो। इसे मिल रहा था 20 वोल्ट का विभवांतर, जिसमें से 5 वोल्ट तो ये खा गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके सिरे पर 15 वोल्ट का विभवांतर बचेगा। देखो कितनों को ये समझ में आया क्या, कि ये 2 स्टेप हमेशा करना ही करना है, चाहे जो सवाल कुछ भी है करना ही है, इसी से आंसर निकलेगा। अब यहां पर क्या 2 किलो ओम, तो 2 किलो ओम में 20 वोल्ट ये दे रहा है, 5 वोल्ट ये खा गया, तो कितनी बची, 15 वोल्ट बची। तो सर 15 वोल्ट इसे मिलेगी, 2 किलो ओम का प्रतिरोध है। एक की जगह 2, 3, 4 हो तो कौन पूछ रहा है, ये मूर्ख। तो 2, 3, 4 हो तो कहते तो डिवाइड नहीं कर सकता क्या, 5/2, 5/3, 5/4, ये गणित भूल गया क्या, तो डिवाइड करना भूल गया क्या। तो यहां पर बस स्टेप नंबर 2 में यही करना है। तो यहां की धारा कितनी आ जाएगी सर, यहां की धारा आ जाएगी 15/2 किलो ओम, या 15/2 मतलब 7.5 मिली एम्पियर लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, 7.5 मिली एम्पियर। तो कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि यहां पर 7.5 मिली एम्पियर धारा आ रही है, जिसमें से 5 मिली एम्पियर इसमें से जा रही। तो जिनर डायोड में से क्या मैं बोल सकता हूं 2.5 मिली एम्पियर धारा जा रही होगी। कहानी खत्म, पैसा है ना। पहली बार किया इसलिए आपको लगा कि बहुत टाइम लगा, लेकिन ये सवालों में पेन उठाने तक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर ये 7.5 और ये 5 मिली एम्पियर हो गया। तो डिफरेंस जो होगा वो अंतर जो है वो हम लिख सकते हैं 2.5 मिली एम्पियर। क्या हो गया इस बालक को, 0.5। अरे 0. नूर मुस्तफा बेटा वो अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ था, अप्रोक्सीमेटली लगभग मान है ना। तो वो 0.5 को 0.1 मान के सॉल्व कर ले, ठीक है। या 0.5 को 1 मान ले, वो अप्रोक्सीमेट मान है, वो एग्जैक्ट नहीं है। वो 10⁻6 एग्जैक्ट नहीं है, वो 10⁻7 भी हो सकता है, 10⁻5 भी हो सकता है, वो लगभग मान है, ठीक है। कैसे किया समझ में आ गया ये, चलो। तो अगर ये समझ में आया तो आप एक बार ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लो, तो 100% रूप से पता चल जाएगा हाँ सर अब हमें पूर्ण विश्वास है, हम कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम सवाल 2011 में पूछा गया था, है ना। तो जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया उनको और अच्छे समझ में आ जाएगा वाले सवाल बाद। तो आपको वही वाली बात बोलिए, डायोड में से धारा निकालनी है, डायोड में से धारा निकालनी है। तो डायोड में से धारा निकालो, कैसे करोगे, डायोड में से धारा निकालो कैसे करेंगे, तो कैसे होगा सर। तो देखो वही कहानी है क्या सर, बिल्कुल सेम कहानी है। यहां 15 वोल्ट है, अच्छा तो चाहे जो हो जाए 1 किलो ओम को 15 ही मिलेगा। (15/1 किलो ओम या 15 मिली एम्पियर धारा बोल सकते हैं। तो यहां से जो धारा आएगी वो 15 मिली एम्पियर आएगी। कितनी आएगी, 15 मिली एम्पियर। क्या छोटी सी बात क्लियर है सभी को। अच्छा आंसर बता रहे हो 5 मिली एम्पियर, ठीक है देख लेते हैं। तो यहां से 15 मिली एम्पियर धारा आई, ओके सर, इसमें से 15 मिली एम्पियर आई। अब इसमें कितनी जा रही है ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 जैसा किया था सर, दूसरा वाला प्रतिरोध बना लो। ये हो गया 250 ओम, इसको कितना विभवांतर मिलेगा, ये दे रहा है 20, ये खा गया 15, बचा 5 वोल्ट। तो यहां से धारा कितनी आ जाएगी, यहां से धारा आ जाएगी सर 5/250। अच्छा
अब एक छोटी सी एडवाइस दे देता हूं सभी को, 5/250 सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या चाहो तो 1/50 भी लिख सकते हो आप इसे, लेकिन आपको मेनली मिली एम्पियर में ले जाना है सब कुछ। किस में ले जाना है? मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर में ले जाने का एकमात्र रामबाण इलाज है, ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऊपर, है ना, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जैसी आपकी मर्जी हो। या आप चाहो तो ओके सर नो वरीज, ये एम्पियर में, मिली एम्पियर में ले जाने के लिए क्या करोगे, 5/250 इंटू 10⁻³ लिखकर इसे मिली एम्पियर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मात्रक को छोटा कर रहे हैं तो नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 10⁻³ है यार, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 ये हो जाएगा 100/25, आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करोगे 20 मिली एम्पियर आएगा। एक बार सॉल्व करके देखो आ रहा है क्या। बोल लाला बोल तुझे आया क्या समझ में, या क्या समझ में, क्या आएगा आंसर? आया? ठीक है, मामला बन गया। चलिए, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर हम बोल सकते हैं सर कि यहां से 15 मिली एम्पियर इसमें से जा रही है, 20 इसमें आई, तो बची कितनी? 5 मिली एम्पियर। तो डायोड में से जो धारा आएगी वो 5 मिली एम्पियर आ जाएगी। डायोड में से जो धारा आ जाएगी वो 5 मिली एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, चलो, हाँ भाई, तो बस ये डायोड की कहानी खत्म हो गई। यही सवाल आते, ऐसे का ऐसा ये वाला सवाल एक बार खुद से ट्राई कर लेना, कर लोगे। बस इसमें थोड़ी सी बात यह है कि यहाँ की धारा दे दी है, यहाँ का वोल्टेज दे दिया है, आपको यहाँ का प्रतिरोध ज्ञात करना है। कहानी वही है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। अरे बोल रे राजा, इसमें वही स्टेप्स होगी, इसके अलावा और कुछ भी स्टेप होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। एक दो और कुछ छोटी छोटी सी बातें बची भी, वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो है ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, फिर से, है ना। ये और भी अन्य उपयोग है, जैसे 4 बातें कर ली हम, ये 5वीं बात कि यहां पर हम डायोड का यूज और कैसे कर सकते हैं, डायोड का यूज और कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक दो और छोटी छोटी सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। चल, हाँ, अच्छा ठीक है। एक बच्चा अभी कमेंट कर रहा था कि सर आप भी पिक्चर देखते हो क्या? हाँ, मैंने एक मतलब देखते कभी कभी टाइम मिल जाता है तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले, मतलब एक बार में पूरी तो नहीं देख पाता हूं मैं भी, है ना, लेकिन आधी आधी कर मैं अभी 2-3 दिन में एक मूवी देखी मैंने, 12th फेल। मतलब आप लोगों को टाइम मिले तो हॉटस्टार पर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भैया हॉटस्टार पे जाकर पिक्चर देखो, लेकिन वो पिक्चर एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब वो एक बहुत बहुत मोटिवेशनल कहानी लगी मुझे, मतलब मेरे को तो आखिरी में मेरी आंखों में नमी सी आ गई थी उस पिक्चर को देखकर, ठीक है। उसमें यह बताया गया है कि एक बच्चा जिसके गांव में क्लास 12th में चीटिंग करके पास करवाया जाता था, पूरे स्कूल को चीटिंग करके पास करवाते थे। मतलब उसके क्लास 10th में आते फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि चीटिंग करके पास करवाया। क्लास 12th में उनका नया डीएसपी आ जाता है, डिप्यूटी, मतलब जो इंस्पेक्टर होता है, डीएसपी आप लोग समझते होंगे, है ना। तो उसमें हाँ मनोज शर्मा है, आईपीएस जो है, उनकी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। तो उसमें ये बताया गया, मतलब वो बहुत बहुत खतरनाक कहानी है। जिनको ऐसा लगता है ना, जिनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं सर हमसे तो कभी नहीं हो पाएगा सर हम तो, एक बच्चा भी थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि सर हम तो गरीब है सर, हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो स्टोरी मतलब वो वाकई में बहुत बहुत खतरनाक, मतलब इस लेवल की मेहनत उस पिक्चर में दिखाई है और वाकई में की भी है मनोज सर ने। तो उसमें ऐसा दिखाया कि 12th जो होता है, 12th में उनको चीटिंग करवाते रहते स्कूल में, तो नए डीएसपी आ जाते हैं। तो उस साल फिर चीटिंग नहीं होती, पूरी स्कूल फेल हो जाती है, और अगले साल वो उनसे इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाता है कि वो ईमानदारी से एग्जाम देने की सोचता है। तो क्लास 12th में जब अगली बार फिर से एग्जाम होता है तो पूरी स्कूल का फर्स्ट डिवीजन आता है, वो अकेला 3rd डिवीजन से पास होता है, क्योंकि उसने चीटिंग नहीं करी होती।
फिर उसके बाद में वो बीए वगैरह करता है और फिर वो सोचता है कि मेरे को भी पुलिस ऑफिसर बनना है, ईमानदारी वाली नौकरी करनी है, मेरे को भी आईपीएस, मुझे भी, पहले उसको पता भी नहीं था आईपीएस आईएएस होता क्या है, वो सोचता कि मुझे भी इंस्पेक्टर बनना है। तो उसके लिए मुरैना की कहानी है ना, मतलब कि मुरैना के पास में गांव की कहानी, तो वो ग्वालियर जाता है वहां पर, फिर वहां पता चलता है कि 3 साल तक सरकार ने भर्ती बंद कर दी है। तो उसको कोई बोलता है कि दिल्ली चल भाई, तू मेरे साथ, दिल्ली में आईपीएस बनेंगे। जिसको आईपीएस क्या होता है ये भी नहीं पता था, हिंदी मीडियम का 12वीं फेल बच्चा, वो जाता है 4-5 साल काम करता है और पढ़ता है, दिन भर काम करता है, रात भर पढ़ता है, दिन में 4-4 5-5 घंटे सोता है, एक लाइब्रेरी में काम करता है, फिर लाइब्रेरी से भी उसे भगा देते हैं। फिर उसके बाद में एक आटा चक्की, कहीं दिल्ली में कहीं कोने में जाकर एक आटा चक्की में काम करता है, 12 घंटे आटा चक्की चलती रहती है, उसमें पढ़ता है वो, और उसके बाद में भी 5-6 घंटे बैठकर अलग से रात को पढ़ता है और 4-5 घंटे सोता है। फिर उसके और दोस्त वगैरह रहते हैं, वो उसका साथ देते हैं, और आखिरी में वो आईपीएस बनता है। मतलब आईपीएस में इंडिया में सबसे उच्चतर एग्जाम जो है वो आईपीएस है ना। 12th फेल एग्जाम, मूवी का नाम है 12th फेल, 12वीं फेल। देखो ऐसा नहीं बोलो जाकर नहीं देखना है कि ऐसा नहीं आज तो पढ़ाई बंद, पिक्चर देखना है, लेकिन मोटिवेशन जो है वो असली मोटिवेशन है उसमें, है ना। तो एक बार जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं बोला कल परसों तरसों, जब भी टाइम मिले कभी ना कभी देखना। अच्छा चलो, तो यहां पर अब अगली बात एलईडी। अच्छा उसमें है ना एक छोटी सी लव स्टोरी भी है, तो वो लव स्टोरी से इंस्पायर नहीं होना है हमें कि नहीं सर हम गर्लफ्रेंड भी तो आईपीएस बन गई है, तो अब वो नहीं कि गर्लफ्रेंड भी बनाओ नीट निकवालो से, वो नहीं करना है हमें, हमारा देखना है पहले, ठीक है। वो आईपीएस की कहानी, हम नीट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। तो ना पता चला कि बोले सर उसके लिए तो पहले उनकी तो गर्लफ्रेंड भी बनी थी, तो वो तो फिर हमारा तो नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं करना है हमें, है ना। हमें पहले पढ़ाई पर ध्यान देना, हमें हमारे सिलेक्शन पर ध्यान देना है। चलिए, तो अब ये एलईडी क्या होता है ना। एलईडी अब हम इसे बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये आज के जमाने की टेक्नोलॉजी में लाइट एमिटिंग डायोड, आज की टेक्नोलॉजी में जो ऊर्जा को सबसे बेहतरीन रूप से हम यूज कर सकते हैं वो एलईडी ही है, वो एलईडी ही है ना। तो ये जो एलईडी है वो ये वही एलईडी जिसके बारे में आप सुनते हो ना, एलईडी टीवी है हमारे पास या एलईडी बल्ब है, तो वो बहुत कम वोल्टेज पर भी बहुत ज्यादा उजाला दे देते हैं, बहुत कम वोल्टेज पर भी बहुत ज्यादा उजाला दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो हो रहा है वो एक्चुअल में एलईडी कहलाता है। अब ये एलईडी क्या है, ये भी एक तरीके से हमारे पास डायोड ही है। यह एक विशिष्ट रूप का डायोड है जिसे थोड़ा सा विशिष्ट रूप से बनाया जाता है, और एक किसमें बनाया जाता है, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस या गैलियम फास्फोरस। मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो जरूरी नहीं है सिलिकॉन जर्मेनियम के बने हो, हमारे पास त्रिसंयोजी और पंच संयोजी को मिलाकर भी एक सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है। तो उन्हीं पदार्थों का ये एलईडी बनाया जाता है, और क्योंकि एक्चुअल ओरिजिनल सेमीकंडक्टर का बनाओगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन हमें पता है सर एलईडी बल्ब और एलईडी टीवी ना 10,000 की एलईडी टीवी आ जाती है आजकल, 8-10 हजार की एलईडी टीवी, बढ़िया एलईडी टीवी आ जाती है ना। अगर आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले 8-10 हजार की टीवी आती थी, और उस समय 10,000 बहुत बड़ी कीमत होती थी, और उसकी टीवी आती थी ऐसी बड़ा सा डब्बा आता था, वो ट्यूब वाली टीवी होती थी ना, उसमें क्या था ट्यूब वगैरह लगा हुआ होता था। लेकिन अब जो है वो एलईडी बेस्ड टीवी आती है ना, पतली सी टीवी हो गई है, ठीक है। तो यहां पर है ना, मतलब कि अब इंसान मोटा हो गया और टीवी पतली होती जा रही है ना। पहले ऐसा था कि पहले इंसान फिट रहता था, टीवी मोटी होती थी, टीवी बड़ी होती थी, लेकिन अब टीवी पतली होती जा रही है और सारे इंसान मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, टीवी के सामने बैठ बैठ के ऐसा। तो यहां पर ये ऐसा कैसे हो पा रहा है, ये एलईडी की वजह से हो रहा है। एलसीडी अलग है, एलईडी अलग है ना, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम एलईडी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर यह कैसे काम करता है, यह एक विशिष्ट प्रकार का डायोड या विशिष्ट प्रकार की पीएन संधि होती है, और यह फॉरवर्ड बायस में काम करती है। जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करती है, जब इसमें से धारा जाती है तो अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब ये जो होता है ये
टीवी जो होता है, ये टीवी में कैसे काम कर रही है, जैसे ये आपको पता है, ये मेरे सामने जो स्क्रीन लगी हुई है ये भी एलईडी स्क्रीन है ना, तो ये सब, या मोबाइल की स्क्रीन वगैरह, ये सब कैसे काम कर रही है, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से मतलब आप मान के चलो कम से कम 5,000 10,000 डायोड्स लगाए जाते हैं। जितने ज्यादा डायोड होंगे उतने ज्यादा ब्राइट कलर्स आपको टीवी पे दिखाई देंगे, इसलिए वो टीवी उतनी ज्यादा महंगी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डायोड है, ये डायोड कैसे काम करते हैं, तो क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप के मटेरियल के बनते हैं। अब अलग अलग टाइप के मटेरियल के बनते हैं और अलग अलग डोपिंग करी जाती है इसमें। तो अलग अलग मटेरियल, अलग अलग डोपिंग की वजह से जब इसमें से धारा जाती है तो सब में अलग अलग कलर उत्सर्जित होते हैं। कोई लाल कलर देगा, कोई हरा देगा, कोई नीला देगा, तो उसके हिसाब से, या कोई सफेद रंग देगा, कोई उतनी ही धारा पे कोई रंग नहीं देगा। तो धारा का फ्लक्चुएशन करके, धारा कम ज्यादा कर हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं और हमारी जो स्क्रीन दिखाई देती है वो कलरफुल दिखाई देती है हमें इसी वजह से। ठीक है, तो ये जो होता है वो एलईडी डायोड ऐसे काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास, है ना, इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा वाला भी होता है, 5 नंबर 6 नंबर, हाँ 6 नंबर। अच्छा, एक ये 6 नंबर और ये एक और नंबर, इसको 6 नंबर इसको लिख लो, ये डायग्राम तो बनाओ, मैं समझा देता हूं, है ना। ये हमने पढ़ा था लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। अब एक और हमारे पास एक और प्रकार का डायोड होता है जो रिवर्स बायस में काम करता है ना। ये क्या करता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है और ये लाइट सेंसर होता है। लाइट सेंसर डायोड, ठीक है, ये किस में काम करता है, रिवर्स बायस में। याद रखना, पहले वाला जो था वो किस में काम कर रहा था, फॉरवर्ड बायस में। अब ये क्या चक्कर हो रहा है, ये दूसरा डायोड है ना, ये नॉर्मल हमारा जो पीएन संधि है वो होता है और ये सेंस करता है कि कहीं पर लाइट आ रही है तो कितनी आ रही है, कहीं पर लाइट आ रही है तो कितनी आ रही है, वो सेंस करके बताता है। ये लाइट सेंसिंग डायोड, ये कहां पर यूज होते हैं, ये यूजुअली जो कैमरा वगैरह, इसका बेस्ट यूज मैं आपको बताता हूं, कैमरे में होता है ना, कैमरे में इसका बेस्ट यूज होता है। या इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहां पर इसका यूज होता है। कैमरे में यूज कैसे हो रहा है, देखो अब ये सोचो यार कि कैमरे को कैसे पता चलता है। आजकल आपने देखा होगा ना कि नाइट विजन कैमराज आते हैं, या कैमरे को ऐसा रहता है कि सर कम अंधेरे में वो अच्छी फोटो खींच पाता है। अब वही कैमरा दिन में भी अच्छी फोटो खींच रहा है, रात में भी अच्छी फोटो खींच रहा है, या कभी बहुत ज्यादा उजाला आ जाता है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करके, आपने देखा होगा ना कि कैमरों का ऐसा, मोबाइल को कहीं धूप में फोटो वगैरह खींचो, थोड़ा सा मोबाइल के कैमरा को घुमाओ तो उसकी स्क्रीन पर जो फोटो आ रही है उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो जाती है। उसको कैसे पता चला कि यहां पर लाइट ज्यादा आ रही है, यहां पर लाइट कम आ रही है, उसको कैसे पता, अरे उसको कैसे पता, उसको कैसे पता, तो उसको ऐसे पता है कि यहां पर ये जो ये लाइट सेंसिंग डायोड है ना, या ये फोटो, अच्छा इसको एक और नाम बोला जाता है, आपकी बुक्स वगैरह में यूजुअली फोटो डायोड लिखा हुआ होता है। ये लाइट सेंसिंग डायोड, जैसे फोटो डायोड भी कहते हैं। तो ये इसको कैसे पता यार यहां पर लाइट ज्यादा है, यहां पर लाइट कम है, तो एक्चुअली में उसके अंदर एक डायोड लगा हुआ होता है, वो डायोड लगा हुआ होता है। अब डायोड क्या करते हैं, डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, सबसे पहली बात। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर मान के कैमरा में से लाइट गई अंदर, तो उसके पीछे एक डायोड लगा हुआ था। वो डायोड क्या सेंस करता है कि कितनी लाइट आ रही है। अब देखिए यहां पर ये लाइट आ रही है, अब यहां पर ये अवकक्ष परत रिवर्स बायस में लगा हुआ है। तो अब पहले तो कोई भी धारा नहीं जा रही थी नॉर्मली, लेकिन जैसे ही इसमें से लाइट आई, ये लाइट आएगी तो हमें पता है कि सर लाइट जो है वो फोटोन है, फोटोन आएंगे, टकराएंगे, वो ऊर्जा देंगे, किसको ऊर्जा देंगे, वो ऊर्जा देंगे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे। किसको देंगे, ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को जैसी ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बहेंगे यहां पर, है ना, या रिवर्स बायस में वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बहने लगेंगे यहां पर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहेंगे, धारा इस दिशा में बहेगी। तो जैसे ही बहेंगे तो यहां पर अमीटर लगा हुआ है जो धारा सेंस करेगा, तो उसको लगा अच्छा, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करता है कि जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी ज्यादा फोटोन आएंगे, तो उतनी ज्यादा धारा आएगी, तो उसको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे लाइट ज्यादा है, यहाँ पे लाइट कम है ना, लाइट ज्यादा है, लाइट कम है। तो वो एक्चुअल में उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ऐसे चेक करता है, लाइट की सेंसिटिविटी करंट का यूज करके, है ना, क्योंकि डायरेक्ट तो चेक नहीं कर सकता ना लाइट कितनी है। एन क्या है, कौन पूछ रहा है, ये एन क्या, एन बटा ये एन साइड पी साइड, अरे पिक्चर की बात में कर लेना बेटा, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे ले।
एनिमल मूवी नहीं देखी हमने अभी, है ना। देखिए तो क्या ये आपको समझ में आ गया फोटो डायोड क्या होता है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ये रिवर्स बायस में काम करता है। अगली इंपॉर्टेंट सी बात है ना, या पॉइंट नंबर 7 हम इसे बोल सकते हैं, पॉइंट नंबर 7 बोल सकते हैं, जो होता है सोलार सेल, है ना। सोलार सेल हम सभी ने देखा, वो भी एक तरीके का डायोड ही है ना। मतलब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि आपको आपकी जिंदगी में आसपास जो आधुनिक चीजें दिख रही है वो सब डायोड की एक तरीके से, सेमीकंडक्टर एक तरीके से, है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये हमारे पास सोलार सेल या हमारे पास जो ये वाली डायोड होती है, ये कैसे काम करती है। ये नॉर्मल सोलार पैनल सभी ने देखे, सोलार पैनल सभी ने देखे, सोलार पैनल देखे सभी ने जिंदगी में अपनी, लाइव नहीं देखे, फोटो तो देखी है सोलार पैनल की। तो सोलार पैनल में भी क्या होता है, सोलार पैनल में भी बहुत सारे डायोड्स फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे डायोड फिक्स होते हैं। हाँ भाई, तो ये जो लगे हुए सोलार पैनल लगे हुए, तो इनके अंदर भी बहुत सारे डायोड लगे हुए होते हैं। अब ये जो डायोड होते हैं, डायोड क्या करते हैं, है ना। ये डायोड क्या करते हैं, तो ये भी एक तरीके से डायोड है। ये इसमें अभी हम कोई बैटरी नहीं लगा के रखते, लेकिन जैसे ही इन पे लाइट आके टकराती है, फोटोन आके टकराते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा लेते हैं और वो अवकक्ष परत को पार करते हैं और उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है, और उस धारा को हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो यह फोटोवोल्टिक प्रभाव पर, है ना, या जो हमने प्रकाश का विद्युत प्रभाव हमने पढ़ा था आइंस्टीन वाला, उस पर आधारित होता है। किसी भी अर्धचालक परत को इतना पतला लेते हैं कि इस पर आपतित प्रकाश पीएन संधि तक पहुंच जाए और अवशोषित हो जाए ना। मतलब एकदम पतली सी लेयर लगाई जाती है उसके ऊपर और उसके नीचे पीएन संधि लगा देते हैं। तो जैसे ही वो फोटोन का अवशोषित करती है और वो उसे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है। हमारे खेत पर लगा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, डीसी बनाता है ये, है ना। तो इसलिए इन्वर्टर लगाया जाता है कि डीसी से फिर वो एसी बना देते हैं, धूप में एनर्जी मिलती है। अरे सोलार पैनल में कौन सा मेटल होता है, वही तो बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर लगे हुए होते बेटा। ठीक है, चलिए। लाइव क्लास ने का क्या फायदा, आप आंसर नहीं देते। नहीं बेटा, हम किसी का आंसर नहीं देते, हम बहुत बुरे आदमी हैं। चलिए आगे बढ़ते। अब इसी प्रकार से, अच्छा ये एक और सवाल है, कर पाओगे क्या आप? हाँ कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। चलो सवाल देखो, AIEEE का सवाल है, बहुत पुराना सवाल, लेकिन इस प्रकार का सवाल नीट में आ सकता है ना। सवाल देखो एक बार, है ना। ये जो सवाल है क्या कह रहा है सवाल, और इसका जवाब क्या होगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आखिरी टॉपिक था हमारा, फिर उसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, ट्रांजिस्टर देखो, ट्रांजिस्टर आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ट्रांजिस्टर में माथा बहुत दुखता है, माथा बहुत गर्म होता है, पढ़ाने वाले का और पढ़ने वाले का, दोनों का, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांजिस्टर से सवाल अभी पिछले 3-4 साल में नहीं आ रहा है, और इस बार तो नीट के सिलेबस में ट्रांजिस्टर का टी भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा ट्रांजिस्टर। चलो हाँ भाई, तो क्या दिया हुआ है सवाल में? सवाल में बोला है कि यार यहां पर हमारे पास कोई एक सिग्नल है ना, ये -5 है, ये 0 है, +5, मतलब ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो आपको बताना है कि आर जो होगा उस पर क्या मिलेगा हमें। तो बस ये पहचानना है कि क्या है ये, क्या है ये। हाँ भाई, क्या है ये, क्या है ये? अरे सोलार पैनल क्या बोल रहा है? सोलार पैनल तो फॉरवर्ड बायस में होगा ना बेटा, धारा जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अरे यार थोड़ा बेसिक, ये डीवी शर्मा बेटा थोड़ा बेसिक नहीं होता, फिर उसमें हमको सब कुछ बताना पड़ेगा। एनपीएन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है, फिर उसमें एमिटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, फिर उसमें कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, फिर मतलब पूरी 1.5-2 क्लास का काम है वो। चलो कोई बात नहीं, है ना। मुझे ध्यान है कि क्या मैं आपको पॉज कर रहा हूं, पॉज करना होता कि उसमें विराम अल्प विराम दे रहा हूं, पूर्ण विराम नहीं दे रहा हूं। सिलेबस एक बार हम खत्म कर देंगे, फिर अगर हमें लगता है
कि नहीं यार हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उस दिन हम 1-2 दिन और पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन अभी मेरे विचार से उसे रहने दो, उससे सिलेबस आने के क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। और ज्यादा आया भी तो सेक्शन बी में आ सकता है, तो सेक्शन बी में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा 5 में से 15, मतलब 5 छोड़ने का, 20 में से 15 करने का। चलो भाई, क्या आएगा इसका आंसर? हाँ, तो ये क्या है, यूट्यूब पे पढ़ा दो। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही गंदा कमेंट था। मैं तो भूल कर भी ना पढ़ाऊं वो टॉपिक यूट्यूब पे। मैं क्या, इस दुनिया में कोई मास्टर फिजिक्स का वो टॉपिक मुश्किल से कोई होंगे, जेई का कोई लेक्चर होगा जो आपको डला हुआ मिलेगा ट्रांजिस्टर का यूट्यूब पे। बाकी नीट वीट में तो बिल्कुल ना पढ़ाया जाए वो, है ना, क्योंकि इस दुनिया में सभी को पता है कि वो पढ़ाना और पढ़ना बहुत खतरनाक काम है। पढ़ाया भी होगा तो डिटेल में ट्रांजिस्टर यूट्यूब पे तो बहुत मुश्किल है। चलो देखो भाई, तो यहां पे -5 + 5, तो ये क्या है सर, ये रेक्टिफायर है। कैसा रेक्टिफायर है? अर्ध तरंग डिस्टकारी। अर्ध तरंग डिस्टकारी है मतलब कि क्या होगा सर, नेगेटिव वाला नहीं जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जाएगा। तो पॉजिटिव वाले में 2 ऑप्शन है, 10 और 5। तो सर ये ऐसा तो ना वोल्टेज बढ़ा तो नहीं देगा। ये क्या देखिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 0, ये ऐसा रहा है -5 + 5, -5 + 5, -5 + 5, -5 + 5। तो अब क्या आएगा? अब यहां पर ही सर ये केवल 0 5 0 5 0 5 0 5 ऐसा हो रहेगा। ठीक है, चलो पिछली बार पढ़ाया था, हम कहां मना बोल रहे हो, पिछली बार मैंने भी यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, है ना, बेसिक पढ़ाया था उसका। चलो हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं यार। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब कल ही पढ़ेंगे हम, नो वरीज, क्योंकि उसमें भी अब हमें एक क्लास तो देनी ही है। तो कल हम पढ़ेंगे तर्क द्वार। तैयार होकर आइए द्वार के लिए, तर्क द्वार या लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होते हैं कल क्लास में हम पढ़ेंगे, है ना। तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे तर्क द्वार। टेलीग्राम, अरे अभी बताया ना बेटा तुझे, टेलीग्राम पर क्या लिखना है, एसपी सर फिजिक्स लिख, आ जाएगा। या तुम बोलोगे तो ये मैं यहां पर अभी एक क्यूआर कोड जो आता है उसका, वो इधर स्लाइड में डाल दूंगा, तो उसको दूसरे फोन से स्कैन कर लेना, तो पहुंच जाओगे वहां तक। चलो भाई, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। कल के क्लास में हम तर्क द्वार पढ़ेंगे। अच्छा, इस संडे आरंभ बैच का जो टेस्ट होने वाला है, संडे को तारीख क्या आएगी, आज क्या तारीख है? अच्छा हाँ सर, ये तो बहुत ही बढ़िया महीना है, आज हो गई ये 3 तारीख, संडे को आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कौन सी तारीख, संडे को आनी चाहिए सर, 5 6, अच्छा चलो ठीक है, संडे 7 जनवरी आएगी ना, 1 से महीना शुरू हुआ, संडे से, मंडे से, ओके ठीक है। तो अब 7 जनवरी को आरंभ बैच, बीइंग स्पेसिफिक, ध्यान से पढ़े अपने बैच का नाम, आरंभ बैच टेस्ट, ऑल मॉडर्न फिजिक्स, ऑल मॉडर्न फिजिक्स, ऑल सेमीकंडक्टर धुआंधार तरीके से, ऑल सेमीकंडक्टर धुआंधार तरीके से, ऑल सेमीकंडक्टर धुआंधार तरीके से, ठीक है। AITS वगैरह की चिंता ना करो, मैंने बहुत भयंकर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूं, अभी मजा आ जाएगा तुम्हें जिंदगी में, है ना। तो सारी समस्याओं का समाधान एक बार में कर दूंगा मैं। पूजा मैम कौन है? तुझे क्या करना रे, तुझे सर ही सर मिलेंगे जिंदगी में। चलो, सोलर पैनल का
चलो तो भाई आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। कल की क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में कितने चैप्टर होते हैं? अरे यार ये रामायण खत्म हो गई पूरी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा, ठीक है। उसके बाद में एटम पूरा और न्यूक्लियर पूरा। हाँ भाई, तो आज की कहानी इतनी रखते, कल मिलेंगे हम। कल ये आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है भाई। तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।